बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, लास्ट टाइम हम लोग यूनिट नंबर 5 पर बात कर रहे थे। यूनिट नंबर 5 पर बात कर रहे थे और उसी को कंटिन्यू करेंगे। और इसका टाइटल था फ्लूइड डायनामिक्स। और जब इस यूनिट को पढ़ना हमने शुरू किया था तो उस वक्त भी मैंने आपको इन्फॉर्म किया होगा कि इस यूनिट से थ्योरेटिकल टाइप के एमसीक्यूज के बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और बनते हैं। ठीक है, तो इसके थ्योरेटिकल टाइप की एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी ज़रूरी होगी, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ सिलेबस में मौजूद टॉपिक की बेसिक इंफॉर्मेशन से एमसीक्यूज अटेम्प्ट नहीं हो पाएंगे। तो एमसीक्यूज की भी हमें प्रैक्टिस करनी होगी, फिर जाकर फ्लूइड डायनामिक्स के टॉपिक के एमसीक्यूज पेपर के अटेम्प्ट होंगे। तो पहले बेसिक इंफॉर्मेशन कंप्लीट कर लेते हैं। लास्ट टाइम तक हम लोगों ने टर्मिनल वेलोसिटी और फ्लूइड की टाइप्स तक बात कर ली थी, जिसमें हमने ये डिस्कस किया था कि हम कैसे पता करेंगे कि फ्लूइड्स लेमिनर है, ट्रांजिएंट है या टर्बुलेंट है। लेमिनर फ्लूइड वो फ्लूइड होता है जिसकी अच्छी विस्कोसिटी होती है, डेंसिटी में कोई तब्दीली नहीं हुई भी होती है। ठीक है, और यूज के लिए वो फ्लूइड बेहतर होता है जिस पर्पस के लिए फ्लूइड बनाया गया है। फिर वो फ्लूइड जो एवरेज क्वालिटी की हो जाती है, जिसको ना तो आप बहुत अच्छा बोलोगे और ना ही बहुत बुरा बोलोगे, उस फ्लूइड को हम लोग ट्रांजिएंट फ्लूइड कहा था। और जब फ्लूइड इस्तेमाल के काबिल नहीं रहता है, यानी उसकी डेंसिटी विस्कोसिटी खत्म हो जाती है, ना होने के बराबर हो जाती है, तो उस फ्लूइड को हम लोगों ने टर्बुलेंट फ्लूइड का नाम दिया था। और इसकी डिफरेंशिएशन जो है वो हमने रेनॉल्ड नंबर से की थी। उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर रेनॉल्ड्स नंबर, जिसको आर ई से लिखा था, अगर वो लेस देन 2300 होगा तो वो लेमिनर फ्लूइड है। और लेमिनर फ्लूइड को हम लोगों ने स्ट्रीमलाइन फ्लूइड भी बोला था, विस्कस फ्लूइड भी बोला था। और जब रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 2300 से ज्यादा हो जाए और लेकिन 4000 से कम हो, तो वो ट्रांजिएंट फ्लूइड कहलाता है। वो ट्रांजिएंट फ्लूइड कहलाता है। और जब रेनॉल्ड नंबर 4000 से भी ग्रेटर हो जाए तो वो फ्लूइड जो है वो टर्बुलेंट फ्लूइड कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर लेक्चर हम लोगों ने एंड किया था प्रीवियस सेगमेंट। आज हम लोग उससे थोड़ी सी आगे बात करेंगे। देखिए, फर्ज कीजिए कि फ्लूइड है, किसी पाइप में फ्लो कर रहा है। एक पाइप है, फर्ज कीजिए ये पाइप है। फर्ज कीजिए कि ये पाइप है, ये पाइप है। ये जो पाइप मैंने आपको दिया है, इस पाइप का ये इन है और ये आउट है। ये इन है और ये आउट है। मैंने इसका एरिया कम रखा है, इसका एरिया ज्यादा रखा है। ऐसा ही है। अच्छा, फिर इसके अंदर फ्लूइड को एंटर कर दीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल, एक गिलास पानी जो है वो आप यहां से डाल दीजिए पाइप में। तो ये तो कंफर्म है कि दूसरी एंड से एक गिलास ही पानी निकलेगा। अगर अंदर सरफेस बिल्कुल स्मूथ है तो, वरना अगर सरफेस अंदर से स्मूथ नहीं है, रफ है, तो हो सकता है कि वो फ्लूइड के कुछ मॉलिक्यूल उससे स्टिक कर जाएं, चिपक जाएं। ठीक है, जैसे एक गिलास पानी है, आप दूसरी गिलास में डालो लेकिन मेरे हाथ के ऊपर से डालते हुए जाओ, तो उस दूसरे गिलास के अंदर पानी पूरा
एक ग्लास नहीं मिलेगा, कुछ कतरे कम मिलेंगे, कुछ ड्रॉप्स कम मिलेंगी, कुछ कम मिलेगा। क्यों? कुछ पानी के कतरे तो यहाँ रह गए, जो मेरे हाथ को गीला कर रहा है इसका मतलब है कुछ कतरे यहाँ रह गए। तो हम लोग इस लेवल पर, जिस लेवल पर आप पढ़ते हो इस लेवल पर हम लोग आइडियल सिचुएशन पढ़ते हैं। आइडियल सिचुएशन का मतलब है कि रफ सरफेसेस की वजह से फ्लूइड की क्वांटिटी चेंज नहीं होती है। हम लोग ये अज्यूम करते हैं कि सरफेस बिल्कुल स्मूथ होता है, डेंसिटी चेंज नहीं होती है, क्योंकि जब अगर पाइप के अंदर सरफेस से जो है वो रफ होगा तो डेंसिटी भी चेंज होगी, फ्लूइड भी खराब होगा, विस्कोसिटी भी चेंज होगी। हम लोग अज्यूम करते हैं कि फ्लूइड आइडियल है, फ्लूइड आइडियल है। आइडियल फ्लूइड ऐसे फ्लूइड्स को कहते हैं, आइडियल फ्लूइड ऐसे फ्लूइड्स को कहते हैं जिसकी डेंसिटी चेंज नहीं होती है। डेंसिटी क्या रहती है? कांस्टेंट। तो इस लेवल पर हम लोग आइडियल फ्लूइड को ही स्टडी करते हैं। तो ये कंफर्म है कि एक गिलास पानी डालेंगे दूसरी साइड से एक गिलास ही निकलेगा, इफ फ्लूइड इज आइडियल। लेकिन एरिया तो अलग अलग है। तो सवाल ये पैदा होता है कि जिस वेलोसिटी से मैं फ्लूइड को एंटर करूंगा, क्या उसी वेलोसिटी से फ्लूइड दूसरी एंड से बाहर निकलेगा? मास तो बराबर होगा, ये तो कंफर्म है। फॉर आइडियल फ्लूइड मास जितना यहां से एंटर करेंगे इतना ही मास यहां से निकलेगा। एग्री कर रहे हो? यानी कि एक गिलास पानी डाला तो दूसरी तरफ से एक गिलास ही पानी निकलेगा, ना कम ना ज्यादा। वॉल्यूम में भी तब्दीली नहीं होगी। एग्री कर रहे हो? वॉल्यूम में भी तब्दीली नहीं होगी। किसके? फ्लूइड के। अब फर्ज करो एक गिलास है, ये गिलास है, इसमें पानी है, जितना स्पेस इसने ऑक्यूपाई किया है, तो अगर ये पानी में जग में डाल दो तो क्या जग में कितना स्पेस वो ऑक्यूपाई करेगा? ये वाला पानी इतना ही करेगा। हाँ, शेप बदल जाएगी, एरिया बदल जाएगा, लेकिन वॉल्यूम तो उतना ही रहेगा। अगर ये पानी मैं फर्श पे डाल देता हूं तब भी ये एक गिलास ही पानी रहेगा, स्पेस भी ओवरऑल उतना ही ऑक्यूपाई करेगा जितना इस हालत में कर रहा है। वो अलग बात है कि अभी इसकी हाइट ज्यादा है, सरफेस पे डाल देंगे हाइट ना होने के बराबर हो जाएगी, लेकिन सरफेस पे फैल जाएगा, वॉल्यूम वही रहेगा। ठीक है, सवाल मेरा फिर वही आ गया, वेलोसिटी क्या होगी? तो गौर से सुनना, इसके लिए मैं एक मिसाल देता हूँ। कभी हम लोग क्यारी में पौधों में पानी डालते हैं पाइप के जरिए। तो पाइप पे इस तरह का पाइप होता है, मुंह है ना, पानी निकल रहा है, गिर रहा है, हम डाल रहे हैं पानी। लेकिन जब हम देखते हैं कि पाइप छोटा पड़ गया है, पानी को बहुत दूर तक फेंकना है, तो वैसे जाता नहीं है पानी, तो हम क्या करते हैं, पाइप के मुंह पर ऐसे हाथ रखते हैं, है ना। तो क्या होता है, पानी तेजी से दूर तक जा रहा होता है। ऐसे ही है। तो गौर करो, जब आपने फिंगर पाइप के मुंह पे ऐसे रखा तो हुआ क्या? आपने एरिया कम कर दिया। आपने एरिया क्या कर दिया? ये देखो, पहले एरिया ये है, अब मैंने इसके हाथ, मुंह पे हाथ रखा है यूं, तो एरिया मैंने कम कर दिया। एरिया कम कर दिया तो वेलोसिटी क्या हो गई? बढ़ गई। यानी एरिया और वेलोसिटी ये दोनों एक दूसरे के क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर पाइप का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा तो फ्लूइड की वेलोसिटी कम होगी, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा तो फ्लूइड की वेलोसिटी ज्यादा होगी। तो आपने कहा कि एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के। गुड। अच्छा, यहां पर वेलोसिटी को जरा यूं लिखा है, क्योंकि वॉल्यूम और वेलोसिटी दोनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वॉल्यूम को उसके अपने सिंबल से लिखेंगे, और ये वेलोसिटी का अपना सिंबल है, ये वो हम लोग लिख देते हैं इस तरीके से, पर अपना सिंबल ये है। यहाँ दोनों का इस्तेमाल कर रहे हैं इसलिए जरा अलग अलग लिखा है। ठीक है, इस साइन को हटाएंगे, इज इक्वल कांस्टेंट, ये 1/v, तो v इधर गया, तो ए वी इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक, गौर से सुनिएगा।
when fluid flows in a pipe, then the product of area of cross section of the pipe and velocity of the fluid always be constant. This statement is called equations of continuity. Equations of continuity. फिर सुनोगे, एक है इक्विटी प्रिंसिपल, कंटिन्यूटी प्रिंसिपल। वो क्या है? वो ये है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द पाइप ऑलवेज बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड। पाइप का जो एरिया है वो फ्लूइड की वेलोसिटी के क्या होगा? इनवर्स होगा। इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। तो एक तो कंटिन्यूटी की इक्वेशन ये है, AV इज इक्वल टू कांस्टेंट। अच्छा, अब अगर प्रोपोर्शनल है तो प्रोपोर्शनल का पता कब चलता है? जब कम से कम आपके पास दो वैल्यू हो, इनिशियल फाइनल। अगर मैं आपको ये दो वैल्यू दे दूं, 3 और 10, ये दो वैल्यू है, मैंने कहा बताओ ये दोनों डायरेक्टली है या इनवर्सली है? तो आप बोलोगे सर मैं नहीं बता सकता हूं। नहीं बता सकता हूं। आप जरा इसकी दूसरी वैल्यू लिखिए तो मैं देख के बताऊंगा कि ये डायरेक्टली है इनवर्सली है। तो मैंने लिखा 6, 5। अब आप बोलोगे इनवर्सली है। ये इंक्रीज हो गया, लेकिन ये क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। ऐसे ही हो गया। तो डायरेक्टली या इनवर्सली का स्टेटमेंट देने के लिए आपके पास कम से कम दो वैल्यू होना चाहिए। एक वैल्यू से आप नहीं बता सकते हो। तो इसी तरह जब ये डायरेक्टली या इनवर्सली है तो इनिशियल के लिए इसको ऐसे लिख लेंगे, इनिशियल के लिए इसको ऐसे लिख लेंगे, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, राइट। इसको भी कहते हैं इक्वेशंस ऑफ कंटिन्यूटी। ये भी इक्वेशंस ऑफ कंटिन्यूटी है, ये भी इक्वेशंस ऑफ कंटिन्यूटी है। ये तब इस कंडीशन इस्तेमाल होगी जब आपके पास टू डिफरेंट कंडीशन है, और सिंगल कंडीशंस के लिए फिर इक्वेशंस ऑफ कंटिन्यूटी जो है वो आप ये इस्तेमाल करेंगे। ठीक, चलो अब इसका जवाब दो। एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं डेंसिटी। डेंसिटी किसके बराबर होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। मालूम है सबको? डेंसिटी का सिंबल होता है रॉ, मास M, वॉल्यूम V। तो मास मालूम करने के लिए ये फॉर्मूले का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, यानी रॉ V ये इक्वल होता है किसके? मास के, राइट। अच्छा, इसी तरह एक और फॉर्मूला देखिएगा कि वॉल्यूम बराबर होता है A डेल्टा x के, वेयर डेल्टा x इज द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट बोलो। जो डेल्टा का वर्ड होता है ना, ये तो बताता है कि ये डिस्टेंस निकला निकला कैसे है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं पूछूं कि आपकी क्लास कितनी देर की हुई, तो दो तरीका है। आपने घड़ी देखा, आपने कहा सर क्लास जो है ना अभी सिर्फ 15 मिनट की हुई है, 10 मिनट की हुई, 15 मिनट की हुई है, ठीक है। दूसरा तरीका, जिस वक्त क्लास शुरू हुई इनिशियल टाइम, खत्म हुई फाइनल टाइम, फाइनल में से इनिशियल माइनस करो। अगर ऐसे निकालोगे तो आप बोलोगे चेंज इन टाइम है, लेकिन डायरेक्ट कैलकुलेट कर लिया इनिशियल को 0 मानकर, 11 बजे को आपने इनिशियल मान लिया, तो आप बोलोगे 15 मिनट। लेकिन अगर इनिशियल फाइनल लिया तो फाइनल में से इनिशियल करना पड़ेगा, फाइनल में से इनिशियल करते हो तो आएगा चेंज इन टाइम।
लेकिन इनिशियल को 0 मान के चलोगे तो डायरेक्ट टाइम। तो इसी तरह ये डेल्टा एक्स डिस्प्लेसमेंट है, आप चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बोलो, डिस्प्लेसमेंट बोलो, वैल्यू तो वही होगी जो फ्लो करने के दौरान उसने कवर किया। डेल्टा बता रहा है कि आप कैलकुलेट कैसे कर सकते हो, राइट। अच्छा, ये फॉर्मूला आया कैसे? वॉल्यूम लेंथ ब्रेथ हाइट के बराबर होता है, एग्री जी। लेंथ ब्रेथ एरिया के बराबर, और हाइट को आप डिस्प्लेसमेंट ले लो, हाइट इटसेल्फ डिस्प्लेसमेंट ही होता है। तो ये ऐसे आया, ठीक है। अच्छा, अब गौर से सुनिएगा एक और पॉइंट। जब फ्लूइड फ्लो कर रहा हो पाइप में, तो रेट ऑफ फ्लूइड रेट ऑफ फ्लूइड फ्लूइड इज इन कंडीशन ऑफ फ्लो। रेट ऑफ फ्लो का मतलब ही यही है, जब रेट का वर्ड इस्तेमाल करते हैं ना, तो फ्लो का मतलब ही यही, फ्लूइड का मतलब ही है कि वो फ्लूइड फ्लो कर रहा होगा, अदरवाइज रेट का वर्ड इस्तेमाल नहीं होता। रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड ऑलवेज बी कांस्टेंट, ऑलवेज बी कांस्टेंट। और इस स्टेटमेंट को भी हम लोग इक्वेशंस ऑफ कंटिन्यूटी कहते हैं, इक्वेशंस ऑफ कंटिन्यूटी कहते हैं। यानी इक्वेशंस ऑफ कंटिन्यूटी दो है, एक ए वी का प्रोडक्ट कांस्टेंट और एक v ओवर टी इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये वेलोसिटी है, ये वॉल्यूम है, ये वेलोसिटी है, ये वॉल्यूम है। देखो दोनों एक ही चीज है, मैं समझाता हूं कैसे। इसका यूनिट क्या होगा? वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब, मीटर क्यूब, और टाइम का सेकंड। यहां से देखो, एवी एरिया का मीटर स्क्वायर, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड, मीटर स्क्वायर मीटर, मीटर क्यूब पर सेकंड। ये देखो, यानी दोनों शक्ल सेम ही है। मतलब ये ऐसे निकाल लेते हैं हम लोग, ए वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है? डिस्टेंस ओवर टाइम, डिस्टेंस ले लो डेल्टा एक्स, टाइम ले लो डेल्टा टी या टी। ए डेल्टा एक्स किसके बराबर है? वी के, तो वी ओवर टी इज इक्वल टू कांस्टेंट, राइट। अच्छा, एक एमसीक्यू ये पूछा जा सकता है कि इक्वेशंस ऑफ कंटिन्यूटी किस लॉ को वेरीफाई करता है? इक्वेशंस ऑफ कंटिन्यूटी में कौन सा लॉ इस्तेमाल होता है? तो वो लॉ है लॉ ऑफ मास, लॉ ऑफ मास। मास चेंज नहीं होता। मैं यहां पे खड़ा हूं, कहीं जाकर यूनिवर्सिटी में खड़ा हो जाऊं या कहीं और खड़े हो जाऊं, मेरे मास में कोई तब्दीली, वेट तो चेंज हो सकता है। मैं मून पे चला जाऊं तो शायद वेट ये ना हो, कहीं और चला जाऊं तो वेट ये नहीं हो, लेकिन मास में कोई तब्दीली। और जब फ्लूइड फ्लो करता है तब भी मास में तब्दीली नहीं आती, अगर आइडियल फ्लूइड है तो। एक एंड से जितना फ्लूइड एंटर करोगे, दूसरे एंड से इतना ही फ्लूइड आपको वापस मिलेगा। इसको कहते हैं लॉ ऑफ मास। तो याद रखोगे कि इक्वेशंस ऑफ कंटिन्यूटी जो है ये लॉ ऑफ मास को वेरीफाई करता है, लॉ ऑफ मास को वेरीफाई करता है। सही, क्लियर, ठीक है। अच्छा जी, इसको मिटाऊं नहीं मिटाऊं? हाँ, इसको बंद करूं, चलो।